हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आर एस ओनली। सो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, वी विल बी डिस्कसिंग सर्टेन प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपके फंडामेंटल राइट से पूछे जा सकते हैं, प्लस जो हमारा पास्ट ट्रेंड रहा है फंडामेंटल राइट से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि भाई कौन से राइट्स सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, कौन से राइट्स आर अवेलेबल टू द फॉरेनर्स एज वेल। ठीक है, अब फॉरेनर्स के अंदर क्या हमारे दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? एक तो हमारे फ्रेंडली होते हैं फॉरेनर्स, ठीक है, और एक हमारे एनिमी जो स्टेट्स होती हैं वहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दोज न्यूएंसेस आर देयर इन योर फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट, और वो सब चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज का। सबसे पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइट टू इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 14। ठीक है, आर्टिकल 14 से लेकर और 18 तक आपके क्या हैं? इक्वालिटी के आर्टिकल्स हैं। ठीक है, उसमें से ये क्या बोल रहा है कि जो आर्टिकल 14 में राइट टू इक्वालिटी है वो क्या कहता है? सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इट सेज इज द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं आपके, इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ठीक है, येस और नो? दो कॉन्सेप्ट है आपके, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज और इक्वालिटी बिफोर लॉज। ठीक है, ये दोनों आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कहीं ना कहीं से जो है वो बोरो किए गए हैं। ठीक, अक्सर बच्चे इनके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके, एंड दे आंसर पता होते हुए भी गलत कर देते हैं। सेंटेंस पढ़ते हैं फटाफट से। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ब्रिटिशर्स के सामने लॉ के आंखों के अंदर सब इक्वल थे, बिल्कुल यहाँ पर ये बात सही है। वेयर एज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज इज सोर्स फ्रॉम द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा सिटीजन्स के राइट्स की बात बहुत बढ़ चढ़ के करेगा। ठीक है, तो जो सिटीजन्स इक्वल पेडेस्टल पे हैं उनके लिए लॉज इक्वल होने चाहिए। ठीक, सो दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट स्टेटमेंट एब्सोल्युटली क्या है? करेक्ट है। ठीक, समझ में आ गई इतनी बात? आगे चलते हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट व्हाइल equal protection of laws is a negative concept. Now this is where the examiner tries to trap you. ठीक है, बहुत सिंपल बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये दोनों होते क्या हैं, फिर आप अपने हिसाब से ही बता दोगे कि भैया कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक क्या चल रहा है? मैच चल रहा है फुटबॉल का। सपोज करो यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है। क्या बनी हुई है भैया? एक दीवार बनी हुई है। अब इस दीवार के पीछे देर आर थ्री पीपल ए, ठीक है, बी, ओके, एंड सी। अब इन तीनों में से, ठीक है, तीनों इक्वल ग्राउंड के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन बी के पास में एडवांटेज है कि वो आराम से मैच देख सकता है, ए नहीं देख सकता और सी तो बिल्कुल ही नहीं देख सकता। ठीक है, सो दिस इज व्हाट? दिस इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, अंडरस्टूड? नाउ अगेन वी गॉट अ सिचुएशन। यहाँ पर फुटबॉल मैच चल रहा है, देयर इज दिस वॉल ओवर हियर। ठीक है, बी को सब चीज़ें ऑलरेडी दिख रही थी, ए और सी को नहीं दिख पा रही थी, तो हमने क्या किया? हमने ए के लिए एक चेयर मंगवा दी और उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। क्या? मैच देखने की इक्वल अपॉर्चुनिटी हमने दे दी। सी को बिल्कुल ही नहीं दिख रहा था, तो उसके लिए हमने थोड़ी और बड़ी चेयर मंगवा के और उसको भी ये मैच देखने की इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। ठीक, तो ये क्या है? यहाँ पर देयर वॉज अ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी ओवर हियर, सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ negative concept. Okay, whereas over here we have provided them with equal opportunity, so this is what? This is a positive concept. So equality before law is what? It is a negative concept, और equal protection of laws is a positive concept. तो यहाँ पर ये जो statement है, अगर यहाँ पर नेगेटिव होता तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होता, बट यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया? नेगेटिव और पॉजिटिव को इंटरचेंज कर दिया। तो ये क्या है? एक ट्रैप स्टेटमेंट है।
तो हमारे लिए द करेक्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली 1. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज 1 ओनली. आई होप समझ में आ गई आप लोगों को इतनी सी बात. चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ. नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बोल रहा है आपका. आर्टिकल 15 prohibits discrimination against any citizen on certain grounds. Which of the following is not explicitly mentioned as a ground of discrimination under Article 15? इनमें से explicitly कौन सा ground mentioned नहीं है? ठीक है. आर्टिकल 15 क्या क्या कहता है आपका? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ. ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके आर्टिकल 15 में मेंशन्ड है. व्हाट इज नॉट मेंशन्ड एक्सप्लिसिटली इज योर रेजिडेंस. कभी कभी इन टर्म्स के अंदर हम लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज द करेक्ट आंसर. बट इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने से ही हम लोग जो है वो करेक्ट आंसर्स पहचानना स्टार्ट कर सकते हैं. राइट. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज योर रेजिडेंस. आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी अंडर आर्टिकल 17. आर्टिकल 17 क्या कहता है? दैट अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस्ड इन एनी फॉर्म शैल बी व्हाट? अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोहिबिटेड है कंप्लीटली. दोनों प्राइवेट इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों के खिलाफ में क्या है? इसके लिए प्रोविजन है कि अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी फॉलो करता है तो उसके खिलाफ भी फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन का केस हो सकता है. ठीक, अंडर योर आर्टिकल 32 एंड व्हाट? एंड 226. चलो, द टर्म अनटचेबिलिटी is explicitly defined in part 3rd of the Constitution. This kind of statements are very trap based, जहाँ पर आपके either it is mentioned in the Constitution or defined by the Constitution, ये mention होता है वहाँ पे. So ये अक्सर statements क्या होती हैं आपकी? गलत होती हैं ये statements. ठीक है. अनटचेबिलिटी इज नॉट एक्सप्लिसिटली डिफाइंड, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है वो, नीदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन नॉर इन एनी ऑफ द एक्ट. अनटचेबिलिटी को डिफाइन नहीं किया गया है. द सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट्स इट फ्रॉम टाइम टू टाइम. फॉर एग्जाम्पल, सबरीमाला टेम्पल के अंदर जो विमेन की एंट्री को बैन किया गया था तो उसको भी द सुप्रीम कोर्ट लिंक्ड विद व्हाट? आर्टिकल 17, जिसके तहत क्या आता है आपका? अनटचेबिलिटी आता है. ठीक, चलो. The right under Article 17 is available only against the action of the state. No. अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करता है तो उसके अगेंस्ट भी एक्शन लिया जा सकता है. ठीक, समझ में आ रही है इतनी सी बात सब लोगों को? सो बोथ योर स्टेटमेंट्स, स्टेटमेंट नंबर 1 and statement number 2, it stands what? It stands wrong. So your correct option will be option number D, that is neither 1 nor 2. ठीक है, समझ में आ गई इतनी सी बात? चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से. नाउ क्या बोल रहा है क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉजेस was added to Article 15 and 16 to provide a maximum of 10% of reservation to economical weaker sections. आर्टिकल 15 और 16 में इनमें से कौन से अमेंडमेंट एक्ट से एडिशन हुआ था जिसमें सब क्लॉजेस ऐड हुई थी, जिसमें 10% रिजर्वेशन जो था वो EWS कोटा के अंदर दिया गया है? तो हम सबको पता है इट वाज योर व्हाट? इट वाज योर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जो है आपके आर्टिकल 15 सब क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 का सब क्लॉज 6 ऐड किया गया था, जिसने 10% ऑफ रिजर्वेशन किसको दिया? टू योर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस. इतनी बात सबको क्लियर है? एवरीवन इज क्लियर टिल ओवर हियर? सबको क्लियर है? कब आया था ये 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? इट वाज ऑफ 2019. कब आया था? अब यहाँ से हमें एक चीज़ और पता करनी है.
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी हिस्टोरिकल अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि उससे हर साल एवरी नाउ एंड देन क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप PYQs को उठा के देखोगे, आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से क्वेश्चंस बार बार में बनते हैं। सो दिस बिकम्स अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक, समझ में आ रही है इतनी सी बात सब लोगों को? चलिए, लेट अस मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 क्या किससे रिलेटेड है? आपके डिटेंशन से रिलेटेड है, अरेस्ट से रिलेटेड है, ठीक है। इट कवर्स बोथ प्यूनिटिव एंड प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेमवर्क्स। बिल्कुल सही बात है, प्यूनिटिव और व्हाट, प्रिवेंटिव डिटेंशन फ्रेमवर्क्स, दोनों जो है वो आपके आर्टिकल 22 के अंदर कवर होते हैं। क्या होता है प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव? प्यूनिटिव बेसिकली जो क्राइम हो गया है उसके बाद में जो हम अरेस्ट करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्यूनिटिव डिटेंशन हम कहते हैं। प्रिवेंटिव का मतलब कि भैया हम कोई क्राइम होने से प्रिवेंट कर रहे हैं, ठीक है। हमें शक है कि ये जो एक इंसान है ये कोई क्राइम कमिट कर सकता है, ठीक है, ये किसी भी तरीके का दंगा भड़का सकता है, तो हम उसको पहले ही हम उसको एज अ प्रिवेंशन, ठीक है, बोलते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो दंगा भड़कने से पहले ही हम इस इंसान को क्या कर दें, हम इसको अंदर कर दें, सो दैट वो जो वो केओस है वो सोसाइटी के अंदर प्रिवेंट किया जा सके। तो मतलब क्राइम होने से पहले, क्राइम की आशंका से ही हम उस इंसान को जब अरेस्ट कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। तो आर्टिकल 22 बोथ प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव दोनों डिटेंशंस को कवर करता है, ठीक। अ पर्सन अरेस्टेड अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन must be produced before the nearest magistrate within 24 hours excluding the journey time। Absolutely correct है ये स्टेटमेंट कि भैया एक इंसान का अगर अंडर प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? अरेस्ट होता है, ठीक है, तो उस इंसान को 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट है उसके सामने पेश किया जाना ज़रूरी है। और ये जो ये टाइम है इसमें से हम क्या एक्सक्लूड कर रहे हैं? वी आर एक्सक्लूडिंग द विच टाइम? द ट्रैवल टाइम, कि उस इंसान को उस क्राइम स्पॉट से और वहाँ तक ले जाने के अंदर जो ट्रैवल टाइम लगेगा उसको उन 24 घंटे से हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो व्हाट? एब्सोल्युटली करेक्ट। एक्सक्यूज मी। या थर्ड स्टेटमेंट देख लेते हैं। द प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्यूनिटिव डिटेंशन इज फुली अवेलेबल टू एनिमी एलियंस। क्या बोल रहा है ये? कि भैया जो प्रोटेक्शन है प्यूनिटिव डिटेंशन का, ठीक है, वो एनिमी एलियंस के लिए क्या है? फुली अवेलेबल है। सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज एग्जामिनर्स ट्रैप, ठीक है। इफ एनी एनिमी एलियन, जो हमने इनिशियली क्लास के डिस्कस किया था, एनिमी एलियंस कौन होते हैं? ऐसी स्टेट्स, ऐसी कंट्रीज जिनके इंडिया के साथ में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, ठीक है। सो दे आर व्हाट? दे आर एनिमी एलियंस, ठीक है। वो जो वो फॉरेनर है वो हमारे से किसका है? वो हमारे किसी एनिमी स्टेट का सिटीजन है। फॉर एग्जाम्पल एनी पर्सन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, if India's and Pakistan's relations are not on a good term, ठीक है, तो that person is what? That person is our enemy alien, ठीक है। समझ में आ रही थी इसी बात? तो उनके लिए जो भी प्रोटेक्शंस दी जाती हैं, फॉर एग्जांपल आपका मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना, आपको ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन का कन्वे होना, तो ये सारे जो प्रोटेक्शंस है वो फुल्ली अवेलेबल नहीं होते। और हमेशा याद रखना, जब भी आपके एग्जाम के अंदर इस तरीके की एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स आती हैं दैट ऑल द पीपल इन द वर्ल्ड, ठीक है, या फिर फुल्ली अवेलेबल, या फिर कंटिन्यूसली राइजिंग, या फिर कंटिन्यूसली डिक्लाइनिंग, तो इस तरीके के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं दे आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स रॉन्ग, ओके, दे आर व्हाट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर रॉन्ग, ठीक है। सो यहाँ पर आपका जो ये थर्ड स्टेटमेंट है ये क्या हो गया? गलत हो गया।
करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 and 2 ओनली। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट हो गया ए, दैट इज 1 and 2 ओनली। अब भैया बात है ऐसी कि एग्ज़ाम आ रहा है बिल्कुल पास, और अब जो है सिर्फ पढ़ाई करने से काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस जो है क्वेश्चंस की वो स्टार्ट कर दो आप लोग, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं ऐसे कोई से भी आपने क्वेश्चंस उठाकर आपने प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी, नहीं, अब नहीं काम चलने वाला है। सेकेंड ग्रेड का पेपर देख चुके हो आप लोग, आरपीएससी का, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का रिजल्ट देख चुके हो आप कि भैया 40% तक के मार्क को लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा सेट कर रही है आरपीएससी। आप लोग आरएएस एग्ज़ाम के अंदर किसी भी सरप्राइज़ के लिए रेडी रहना और अपने आप को इतना प्रिपेयर्ड रखना कि अगर कोई भी अलग तरीके के क्वेश्चंस भी अगर आपको फेस करने पड़े तो you become very much confident with your concepts, with your conceptual clarity, कि आप जो है उनको अच्छे से फेस कर पाओ। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? सो विद दैट वील एंड टुडेज सेशन। कोई भी डाउट्स, क्वेरीज, दिक्कतें हों आपके दिमाग में, मन में, कुछ भी हो, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, हमारे करंट अफेयर सेशंस अभी नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम XYZ रीजंस, बट यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। हम लोग जो है आने वाले कुछ टाइम में वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स जो भी हमारे यहाँ पर चल रही हैं अभी, बट श्योरली हम लोग विद इन कमिंग वीक वी विल ट्राई टू स्टार्ट दो सेशंस अगेन। ठीक है, विद इन द कमिंग वीक वी विल ट्राई टू स्टार्ट दो सेशंस अगेन। और आपका जो भी बैकलॉग है फॉर योर राजस्थान करंट अफेयर्स एटलीस्ट, आई विल कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम योर बैकलॉग। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो कोई दिक्कत है आपको तो हम लोग उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। प्लस वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू दैट वी आर ऑर्गेनाइजिंग अ सेमिनार टुमारो। ठीक है, सेमिनार जो है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, क्योंकि इस सेमिनार के अंदर आरएएस ऑफिसर्स तो आपसे बात करेंगे, प्लस जो हमारे एजुकेटर्स हैं दे विल ऑल्सो बी टॉकिंग टू यू। ठीक है, सो आपको अगर सच में जेन्युइनली कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं अपनी प्रिपरेशन में एंड यू जेन्युइनली नीड टू सॉल्व देम, so then you need to attend this seminar. ठीक है, चलिए, so with that we'll end today's session. We'll meet again in our next session. Till then अच्छे से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी अच्छे से करते रहो. All the very best and thank you so much.